चलिए अब जो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ आईसीटी इन असेसमेंट। जो आंकलन है वो क्या है? आंकलन से तात्पर्य सीखने वालों के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और प्रदर्शन से संबंधित जानकारी एकत्र करने की प्रक्रियाओं से है। ठीक है, आंकलन क्या होता है कि जो कोई व्यक्ति है यानी जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, उसका ज्ञान, उसका कौशल, उसका दृष्टिकोण और उसका प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस, इन चीजों से रिलेटेड जो संबंधित जानकारी होती है उसको कलेक्ट करने का जो एक प्रोसेस है वो हमारा असेसमेंट कहलाता है। ठीक है, असेसमेंट का जो वर्ड है वो निकला है लैटिन वर्ड असिडियर से। ये हमारे में नहीं पूछा जाता। आप ये मान सकते हो कि असेसमेंट का वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टू सिट बिसाइड द लर्नर, कि लर्नर के पास बैठना या उसको असेस करना। ठीक है, आकलन जो है शिक्षा संबंधी निर्णय लेने में एक तो हेल्प करता है, दूसरा फीडबैक देने, प्रतिक्रिया देने, और तीसरा शिक्षण की प्रभावशीलता जांचने और नीतिगत जानकारी देने में सहायक होता है। यानी कि जो शिक्षण जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, क्या वो टीचिंग प्रोसेस इफेक्टिव है या नहीं, ये जानने में भी हमारी मदद करता है। और को जो पॉलिसी कोई बनानी है अगर, उस चीज की भी जानकारी देने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब जो है असेसमेंट दो टाइप्स का होता है, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव वो जो कंटिन्यूअसली किया जाता है प्रगति को जानने के लिए, कठिनाइयों को पहचानने के लिए और प्रतिक्रिया देने के लिए। ये सतत निदानात्मक और सुधार उन्मुख होता है, कि इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड होता है, कि अगर कहीं पे कोई इम्प्रूवमेंट की नीड है तो इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सबमिटिव, संपूर्णक या अंतिम मूल्यांकन इसको कहा जाता है, जो कि एंड में किया जाता है टर्म के। कोर्स या यूनिट लिखा, कोर्स का मतलब है कि पूरा जो कोर्स है आपका, जैसे बीए है, बीएड है, एमए है, एमएड है, कोई भी कोर्स। ठीक है, यहाँ पे जो स्कूल भी है, अगर 10th क्लास है, 6th क्लास है, उसे क्लास को हम एक कोर्स मान सकते हैं, कि उसके अंत में अंतिम सीखने के परिणाम क्या है, कि ओवरऑल बच्चे ने क्या सीखा उसके परिणाम के लिए। और इसका जो यूज है प्रमाणन यानी सर्टिफिकेट देने के लिए, ग्रेडिंग देने के लिए और पदोन्नति हेतु उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन चीजों के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है आईसीटी इन असेसमेंट। अब मूल्यांकन आंकलन यहाँ पे कर लेना। आंकलन में जो आईसीटी है उसका क्या रोल है और क्या मतलब है? आईसीटी जो है आंकलन कराने, स्वचालित अंकन देने, अभिलेख रखने और परिणाम साझा करने में सहायता करता है। यानी कि जो भी टूल्स है ना, टेक्निक, जो सॉफ्टवेयर है, टूल्स है, एप्स है, वो सारी टेक्नोलॉजी जो कि किसी भी तरह का असेसमेंट कंडक्ट करने में, उसको मॉनिटर करने में या उसको प्लान करने के लिए, या उसका जो रिकॉर्ड है उसको रखने के लिए, या जो स्कोरिंग है वो करने के लिए, अंकन के लिए जो उपयोग किया जाता है, वो सारी चीजें इसमें ऐड होती है। ठीक है, लेकिन इन सारे प्रोसेस को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला आ जाता है कंप्यूटर असिस्टेड असेसमेंट, कंप्यूटर सहायित या सहायक भी कह सकते हैं। दूसरा जो कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर आधारित। दोनों में डिफरेंस क्या है? कंप्यूटर जो सहायक वाला है ना, वहां पे कंप्यूटर की सिर्फ सहायता ली जाती है, जैसे कि ओएमआर आधारित एमसीक्यूज जांच में, कि एमसीक्यूज है जो वो आपको दिए जाएंगे ऑफलाइन, पेपर की प्रिंट दी जाएगी, लेकिन उन एमसीक्यूज को आप जो भरेंगे वो भी हैंड मैनुअली भरेंगे, और मैनुअली भरने के बाद जो चेकिंग होगी वो कंप्यूटर से होगी, लेकिन बाकी सारा काम जो है मैनुअली हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है। ठीक है, वो होगा कंप्यूटर असिस्टेड, कंप्यूटर सहायक, जहां से कंप्यूटर से कुछ सहायता ली गई है। फिर कंप्यूटर बेस्ड कौन सा होता है? जिसमें पूरा काम जो है डिजिटल किया जाता है, जिसमें पेपरलेस होता है पूरा वर्क, कहीं पे भी पेपर का कोई वर्क नहीं होता। जिस तरह से एम्बेडेड असेसमेंट करते हैं, लाइक जैसे कि हमने क्विज गूगल फॉर्म यूज कर लिया, या फिर जगह ही बना सोयो। सर माइक किसका ऑन है? केपी कौन है भैया? सर एक बार मुझे होस्ट बनाइए जरा। मैडम कंटिन्यू करिए, बंद हो गए जी।
क्विज या कॉन्टेस्ट वगैरह जो होते हैं, जो ऑनलाइन हो जाते हैं, जिस तरह से गूगल फॉर्म पे हम किसी से इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो सारी चीजें क्या कंप्यूटर बेस्ड है, क्योंकि उसमें जो होता है टेस्ट भी आपका ऑनलाइन बनता है, आप जो आंसर लेते हैं वो भी ऑनलाइन लेते हैं, और उसके बाद जो है उसके बाद जो उसका रिजल्ट आता है वो भी ऑनलाइन आता है। सारी चीजें जो है ऑनलाइन रहेगी, कुछ भी पेपर वर्क मैनुअल वर्क नहीं उसमें होता है। तो वो क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा असेसमेंट। ठीक है, देखिए दो चीज तो दो तरह का होता है, एक कंप्यूटर असिस्टेंट जिसमें कंप्यूटर की सहायता ली जाती है सिर्फ, और एक कंप्यूटर बेस्ड जो पूरा ही कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। अब जैसे कि आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ये क्या फुली कंप्यूटर बेस्ड जो है टीचिंग है, एक तरह से असेसमेंट नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड है, क्योंकि पीपीटी और सब चीजें हैं जो सब कुछ जो है इसी में है, कुछ भी हैंड प्रिंट या हैंड रिटन नहीं है चीजें, तो ये सारी कंप्यूटर से है। लेकिन जब इसमें कुछ चीजें, फॉर एग्जाम्पल एक्सेल शीट होते हैं, हम उसमें कुछ डाटा फिल करते हैं, वो डाटा जो हमने रियल में, मान लो मेरी क्लास में एक टेस्ट लिया मैंने, किन बच्चों ने कितने स्कोर किए मार्क्स, वो लिस्ट में एक्सेल में बना रही हूँ, तो वो कंप्यूटर असिस्टेड होगा, क्योंकि जो टेस्ट लिया है वो मैंने ऑफलाइन लिया है, पेपर पे लिया है, और उसके जो मार्क्स है, उसका जो रिजल्ट बना रही हूँ वो मैं सिर्फ एक्सेल में बना रही हूँ, यानी एक्सेल से कुछ हेल्प ले रही हूँ, पूरा काम नहीं करवा रही हूँ। लेकिन जब पेपर भी ऑनलाइन हो रहा है, क्वेश्चन पेपर भी इसी में है, आंसर भी लैपटॉप में आएंगे, और उसका मार्क्स भी जो है लैपटॉप करेगा, उसका रिकॉर्ड भी, रिजल्ट भी, सब कुछ बना के लैपटॉप देगा, तो वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, क्योंकि सारा जो काम है वो कंप्यूटर में ही हो रहा है। ठीक है, बहुत ही अपोजिट भी है और रिलेटेड है। ठीक है, अब कुछ है ना प्लेटफॉर्म्स हैं जो आईसीटी के टूल्स कह सकते हैं हम, आईसीटी के अंदर आते हैं और जो असेसमेंट के लिए यूज होते हैं एक तरह से। ठीक है, उनके थोड़े से नाम हैं, आपको कुछ कुछ याद रखने पड़ेंगे। मैंने ज्यादा चीजें ऐड नहीं की है, सिर्फ ये चीजें ऐड की है कि कौन सा किस काम आता है। ठीक है, एक है कहूट, ये फन और गेम के लिए भी है, और ये गेमिफाइड क्विजेस करवाता है, क्विज के लिए यूज होता है, और ये स्पेशल एजुकेटर्स के लिए भी है, क्योंकि स्पेशल बच्चों से रिलेटेड भी काफी जो है चीजें इस पे अवेलेबल है। के बाद है क्विजलेट। क्विजलेट फ्लैश कार्ड और अध्ययन सेट, स्टडी सेट्स और क्विजेस के लिए यूज होता है, फ्लैश कार्ड भी आप यहाँ से बना सकते हैं। फिर है सोक्रेटिव। सोक्रेटिव क्या है, इंटरेक्टिव क्विज एंड निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए ये याद रखना। सोक्रेटिव जो मेन है वो चीजें याद रखना, एक एक चीज भी याद कर लोगे ना इनकी तो याद रह जाएंगे। मैनीमीटर, सॉरी मेंटीमीटर, लाइव पोल के लिए, वर्ल्ड क्लाउड के लिए, इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशंस के लिए यूज होता है। लाइव पोल का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 500 लोग ऐड हैं, और अगर मैं किसी से ये पूछूं कि कल का टॉपिक कौन सा होना चाहिए, ए या बी, मैंने आपको दो ऑप्शन दे दिए, तो एक तो सारे ए लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, तो वो काउंट नहीं कर सकते हम यहाँ पे। तो आपको एक पोल दे दिया जाता है जिसमें ना परसेंटेज डिवाइड होता रहता है, ये कितने परसेंट यस में है, कितने परसेंट जो है नो में है। ठीक है, तो उस तरह का जो लाइव पोल उसमें होता है। गेम किट है, रियल क्विज, रियल टाइम क्विज फॉर एंगेजमेंट होते हैं, इसमें वास्तविक समय के जो होते हैं कि बिल्कुल जो रियलिटी में होता है वैसा ही होता है, छात्रों की भागीदारी भी ये बढ़ाता है। एक चीज और बता दूं प्लीज, यहाँ से देख के कोई भी जो ये सब टूल्स है या साइट्स है यूज करने का रिस्क मत लेना अगर आप जो है टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में जो एप्स हैं, जो भी साइट्स हैं, उनकी कॉपी बहुत हो चुकी है, कौन सा रियल है कौन सा नहीं है ये आप नहीं जान पाओगे। दूसरा जो है इनमें बहुत सारी एआई की टेक्नोलॉजीज भी होती हैं, तो जब तक आप प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है उस चीज को यूज करने के लिए, प्लीज मत करिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा, कोई ऐसा लिंक उसमें आ गया साइट में, आपने क्लिक कर दिया तो आपका फोन या लैपटॉप का जो डाटा है वो जा भी सकता है। तो प्लीज विदाउट किसी क्लैरिटी और अच्छी क्लियर नॉलेज के बिना किसी भी साइट को, किसी भी ऐप को चलाना मत। ठीक है, उसके बाद है कुछ फॉर्म बनाने के लिए। देखो ये सारी चीजें थी इंटरेक्टिव एंड गेमिफाइड जो प्लेटफॉर्म है जिन पे बच्चों के लिए इंटरेक्टिव चीजें हैं जहां पर, और ये फॉर्म बिल्डर जहां पे फॉर्म भर सकते हैं और सर्वे टूल्स भरे जा सकते हैं। जो रिसर्च होती है उसके लिए भी जो सर्वे फॉर्म आते हैं ना, और जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, जो रेटिंग स्केल्स हम बना लेते हैं, रूब्रिक बनाते हैं, वो इससे फिल करवा सकते हैं हम। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट हो गया गूगल फॉर्म,
CRE होता है उसका, या वो वेबिनार आते हैं उसके भी हम फॉर्म इसी पे भरते हैं। आजकल बहुत सारे जो है इसी पे चलते हैं। और गूगल फॉर्म्स के अंदर ही पोल का भी आंसर होता है और ऑप्शन होता है, परसेंटेज का, पाई चार्ट का, सब ऑप्शन आते हैं कि कितने जो परसेंट लोगों ने फॉर्म भरे हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं, ये भी पता लग जाता है। कौन जो है फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई फॉर्म निकाला एक वेबिनार का, और उसमें अगर मैंने ये पूछा है कि चूज योर प्रोफेशन, तो मैंने उसमें प्रोफेशन में डाल दिया स्पेशल एजुकेटर, रिसोर्स पर्सन, जनरल एजुकेटर, या पेरेंट्स हैं, आप स्टूडेंट हैं, या एनी अदर प्रोफेशन। और एनी अदर में भी आपको ऑप्शन दे दिया कि जो है वो नाम आप लिख सकते हो। तो मुझे ना एक ऐसे करके पाई चार्ट शो होगा जिसमें यहाँ पे ना अलग अलग कलर कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि ये कलर कोड जो स्पेशल एजुकेटर का, ये पेरेंट्स का, और ये अदर अदर प्रोफेशन का, सबका आ जाएगा। तो इस तरह से मुझे ना पाई चार्ट शो होने लगेगा अपने आप की कितने परसेंट कौन से लोग हैं, कितने परसेंट स्पेशल एजुकेटर आए हैं, कितने परसेंट ये लोग आए हैं। ठीक है, सेम जो है कोर्सेज का जेंडर का हो जाता है कि जेंडर का भी कितने परसेंट जो गर्ल्स है या कितने परसेंट बॉयज है, सेम चीजें। तो ये जो पोल्स है, सर्वे है, कस्टमाइज क्विजेस है, ये गूगल फॉर्म में भी किए जा सकते हैं। फिर है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म होता है, ये जो है ऑटो ग्रेडिंग क्विज होते हैं, अपने आप जो ग्रेड दे देते हैं एक्सपोर्ट टू एक्सेल, और इसका जो रिजल्ट होता है उसको, या जो इसका एक ओवरऑल एक व्यू है या फॉर्मेट है, वो पूरा एज इट इज एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाता है। यानी एक्सपोर्ट का मतलब है ट्रांसफर कर सकते हो आप उस चीज को एक्सेल में। टेस्ट मोज है, सरल वेब आधारित टेस्ट जनरेटर है, एक वेब बेस्ड है कि ऑनलाइन नेटवर्किंग बेस्ड कह सकते हैं। टेस्ट, आप जो टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट बनाने होते हैं, वो इससे जनरेट कर सकते हो। न्यू पेपर, क्वेश्चन पेपर बनाना, वो जनरेट कर सकते हैं। एडुलास्टिक है, मानक आधारित मूल्यांकन और त्वरित प्रक्रिया। ये स्टैंडर्ड अलाइन असेसमेंट है विद इंस्टेंट फीडबैक। इसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें कि आपको रिलेटेड इंफॉर्मेशन फिल करनी है, सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद इंस्टेंट आपको फीडबैक ये दे देता है। यानी उनकी खुद की एक चेकलिस्ट की तरह कह सकते हैं कि उनका प्लान है कि वो क्या क्या चीजें पूछेंगे आपसे, आपको वो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, देन ही विल गिव द फीडबैक। वो आपको हैंड टू हैंड जो है प्रतिक्रिया या फीडबैक दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये वाली चीजें मेन है हमारी, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है एक, और ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में यूज होने वाले सारे आईसीटी टूल है। सबसे पहला गूगल क्लासरूम, जो कि असाइनमेंट के लिए, ग्रेडिंग के लिए और कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, संचार के लिए। उसके बाद है मूडल। मूडल एक ओपन सोर्स है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, कोर्सेज और असेसमेंट दोनों चीजों के लिए, कि करिकुलम करवाने के लिए भी और असेसमेंट के लिए भी, दोनों ही तरह से। फिर एक ब्लैक बोर्ड जो है वो भी एक साइट की तरह एक आईसीटी का ही है। ब्लैक बोर्ड, ये क्लास वाला ब्लैक बोर्ड मत समझना, ये एक तरह का टूल है। ये जो है टीचिंग एंड असेसमेंट दोनों के लिए यूज होता है, और एलएमएस के लिए ही, लर्निंग मैनेजमेंट यानी अधिगम जो प्रबंधन प्रणाली है, जो लर्निंग है उसको मैनेज करने के लिए, सीखना जो है अधिगम है उसको मैनेज करने के लिए जो सिस्टम है एक, उसके अंदर ये चीजें आती हैं। एक है माइक्रोसॉफ्ट टीम, जो जिसमें की चैट हो सकती है, मीटिंग हो सकती है, और फाइल साझा करने वाले वर्चुअल कक्षा प्लेटफॉर्म है, कि आप जो चीजें जिस तरह से आजकल क्लासेस चल रही है ना, अर्बन प्रो है, जैसे अर्बन प्रो चलो प्राइवेट है एक, उसमें क्या है, दो तरह की ऐप है, एक है ट्यूटर्स के लिए, एक है लर्नर्स के लिए। ट्यूटर पे लॉगिन करेंगे तो एज अ टीचर हम पढ़ा सकते हैं, और लर्नर पे आप एज अ स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तो वो सारी चीजें जो है, इस तरह के अलग अलग टूल्स हैं, बहुत सारे एप्स आ गए हैं, बहुत ज्यादा आ गए हैं ये कह सकते हैं हम। और एआई की जो साइट्स है वो भी बहुत आ गई है, जैसे चैट जीपीटी, ब्लैक बॉक्स एआई है, और गूगल जेमिनी भी है, ये भी है, ये तो नाम ही है। और बहुत सारे जो है एआई टूल्स भी आ गए, आईईपी जनरेटर भी टूल्स आते हैं, सॉरी वो मैं ऐड करना भूल गई हूँ। मैं आपको एक और लिस्ट सेंड करूंगी, कुछ साइट्स हैं जो कि आईईपी जनरेट करने में आपकी हेल्प करती है, जो आपको फ्यूचर गोल्स भी बना के दे देती है, और जो आईईपी को ट्रैक करने में भी हेल्प कर देती है। लेकिन वो कहीं ना कहीं मैंने ट्राई करके देखी हुई है, उसमें से कुछ एक, लेकिन जो हैंड टच है ना, जो आपके खुद की नॉलेज है, उसका टच कहीं ना कहीं लैक करता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं उसमें। फॉर एग्जाम्पल हमने ये कह दिया कि बच्चे का करंट लेवल ये है, और बच्चे का जो फ्यूचर गोल है हमें ये रखना है, इसके अकॉर्डिंग आईपी जनरेट कर दो, तो वो कर देगा। लेकिन
छोटे बिहेवियर्स है ना, जो हमने लिखे नहीं है रिटर्न में, लेकिन हमारे माइंड में यह छाप है, क्योंकि आमने सामने हम उस बच्चे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ना कि वो कोई साइड कर रही है। तो जो हमारा टच है, उसके अकॉर्डिंग जो एक्टिविटीज हम दे सकते हैं बच्चे को, वो एक्टिविटीज एआई साइड जो डिसाइड नहीं कर सकती। बट यस, अगर आप बहुत अच्छी नॉलेज रखते हो उसको यूज करने की और कमांड देने की, आपकी कमांड अच्छी अगर होगी, तो हो सकता है कि वो आपकी कमांड के अकॉर्डिंग आपको सजेशन दे दे। लेकिन वो एज इट इज कॉपी पेस्ट के लिए नहीं है, वो इसलिए है कि वो आपको सजेशन दे देगा और आपको उसमें से बेस्ट जो चीजें हैं वो उसमें से कॉपी करनी है या उसमें से निकाल लेनी है, उसको मेंटेन करते हुए एक अलग अपना जो फॉर्मेट तैयार करना होता है। इस तरीके से ये साइट्स जो है, एआई साइट जो आई है, वो आपकी हेल्प करती है। लेकिन अगर आप एज इट इज कॉपी करेंगे तो वो हेल्पफुल नहीं है। ठीक है। उसके बाद है वेब बेस्ड असेसमेंट। वेब बेस्ड असेसमेंट क्या होता है? जिसमें कि इंटरनेट की जरूरत होती है, कोई ऐप की जरूरत नहीं है, कोई स्पेसिफिक टूल की जरूरत नहीं है। और हम टूल का मतलब ये कह सकते हैं कि कोई डिवाइस की आपको जरूरत नहीं, सिर्फ आप अपने फोन में सिंपली किसी भी साइट पे जाके जो है योजना बना सकते हैं कोई, और डिलीवरी कर सकते हैं, कोई चीजों की स्कोरिंग कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं टेस्ट की, वो चीजें जो नेटवर्क से रिलेटेड होंगी, ठीक है, इंटरनेट से रिलेटेड होंगी। उसके बाद ये छोटी छोटी टर्म्स है जो आईसीटी से रिलेटेड है और असेसमेंट से रिलेटेड है, दोनों को इंटरकनेक्ट करती है, वो चीजें बता रही हूँ। एक होता है ई पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जैसे हमने सुना था वैसा सेम होता है, लेकिन जो चीजें हम पोर्टफोलियो में एक मैनुअली फाइल में पेपर्स में डाल रहे थे, वही इसमें क्या करेंगे, उन सब चीजों का रिकॉर्ड जो है पीडीएफ फॉर्म में, या जो है उसकी पिक्चर हो गई, जेपीजी में ले लिया या पिक्चर ले लिया, पीडीएफ ले लिया आपने, जिप फाइल ले लिया, वो सारी चीजें जो है किसी फोल्डर में आपने सेव कर ली। विद्यार्थी के कार्यों का डिजिटल संग्रह जो कि आंकलन, आत्म चिंतन, सहकर्मी समीक्षा और प्रस्तुति के लिए उपयोगी होता है। यानी एक तो आंकलन जिसमें करंट लेवल जानने के लिए, बच्चे पे रिफ्लेक्ट करने के लिए, उसका आत्म चिंतन करने के लिए, और जो है खुद को भी और टीचर के लिए भी कि बच्चा कहाँ था और ओवर द टाइम कहाँ तक उसने लर्निंग की है, वो चीज देखने के लिए, पीयर रिव्यूइंग के लिए कि जो पीयर ग्रुप है उसमें से कौन बच्चा कितना कहाँ तक चल रहा है, क्या जो स्टैंड है किस पॉइंट पे वो पहुंचा है, शोकेसिंग के लिए जो कि प्रस्तुति देता है एक बच्चे की कि इस बच्चे के आउटकम्स क्या है, लर्निंग क्या है, क्या इसका जो लेवल है, वो चीजों के लिए उपयोग होता है। वर्क एज प्रोडक्ट एज प्रोसेस बोथ, जो इसमें जो वर्क होता है ना, जो बच्चे का कार्य होता है, वो दोनों के रूप में होता है, उत्पाद और प्रक्रिया, कि वो जो सीख चुका है, जो अब तक कर चुका है, उसका एक तरह से प्रोडक्ट भी है कि क्या उसने किया है आज तक, और करके है पीयर असेसमेंट टूल है ये। पीयर असेसमेंट टूल कैसे है कि एक तो जो है विद्यार्थी समूह सदस्यों के योगदान को रेट कर सकते हैं, इससे व्यक्तिगत अंक निकलते हैं, शिक्षक का समय बचाता है और योगदान का सटीक आंकलन देता है। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा देती हूँ। ये मेनली जो ग्रुप के लिए यूज होता है। जब मान लो एक टीचर है, टीचर को मैं टी से डिनोट कर देती हूँ, और फिर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको एक टीचर ने एक ग्रुप जो प्रोजेक्ट दे दिया, ठीक है। अब किस टीचर ने, किस बच्चे ने क्या काम किया टीचर को नहीं पता, ये हो सकता है कह दे कि सारा काम मैंने किया, मैंने ज्यादा काम किया, क्योंकि जब आपको पता है कि आपका वर्क टीम में है, लेकिन आपको मार्क्स जो है इंडिविजुअली भी मिलने हैं और ओवरऑल भी मिलने हैं, तो मुझे नहीं लगता ग्रुप में से कोई आके ये कहेगा कि मैंने कम काम किया है। हर कोई ये कहेगा मैंने ज्यादा काम किया, मैंने कुछ किया है। तो इसके लिए टीचर क्या करता है, टीचर एक टूल के अंदर, ये जो वेब पी ऐप है या साइट है एक तरह का, तो उसमें क्या करता है टीचर, टीचर उसके अंदर जो है फिल कर देगा चीजें। फिल कैसे करेगा कि वो ना स्टैंडर्ड डिसाइड करके मैनुअली जो है उसके अंदर एंटर कर देगा। जैसे हम लैपटॉप में कोई चीज एंटर करते हैं ना, जैसे हमने भी एक्सेल सीट बनाई हुई है कि किस दिन कौन सा टॉपिक हो रहा है, किस दिन कौन सा टॉपिक की क्लास चल रही है, ठीक है, चाहे एमसीक्यूज हो रहे हैं, चाहे टॉपिक कॉन्सेप्ट हो रहा है। तो वैसे ही टीचर क्या करते हैं, मैनुअली जो है ना असाइन कर देगा कि ये काम ये है, ये काम इतना है, ये चीजें करनी है, किस बेसिस पे मार्क्स देने हैं, क्या क्राइटेरिया रखना है, वो सारी चीजें जो टीचर उसके अंदर एंटर कर देता है। और उसके बेसिस पे जब बच्चा कोई काम करता है तो उसके अंदर एंटर करता जाएगा कि कौन सा काम मैंने कितना किया है।
तो जो जो काम बच्चे ने किया होगा ना, वो काम कितना इजी था, टफ था, वो उसे बच्चे को नहीं पता कुछ भी। बच्चे ने जो काम किया वो एंटर कर देगा कि मैंने ये काम किया है ग्रुप में और ये चीज आज हो चुकी है। तो ओवरऑल जब प्रोजेक्ट पूरा होगा तो ये जो ऑटोमेटिकली वेटेज निकाल देगी कि किस बच्चे ने कितना परसेंट वर्क किया है और उसके अकॉर्डिंग उसको कितना परसेंट मिलना चाहिए। ठीक है, अब टीचर ने लिखा एक तो प्रोजेक्ट वर्क, एक पंचुअलिटी भी डाल दिया कि कोई कितने टाइम पे आ रहा है, जा रहा है, कितने रेगुलरली काम कर रहा है, फीडबैक दे रहा है, सारी चीजें। जो जो डोमेन्स टीचर लिखेगा ना, वो सारे डोमेन्स जो है ये साइट जो है ये टूल उस चीजों को इवेल्युएट कर देगा, असेस कर देगा और रिजल्ट जो है दे देगा टीचर में को। इससे क्या होगा, टीचर को सिर्फ एक बार फिल करने की जरूरत है, उसके बाद जैसे जैसे बच्चे काम करेंगे वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा। ठीक है, अब टीचर को एक ही ग्रुप के लिए बनाना पड़ा, सब ग्रुप को इसका एक्सेस दे दिया और हर ग्रुप जो अपना अपना एंटर करते गए उसके सामने ए ग्रुप, बी ग्रुप आ गया, सी ग्रुप आ गया, डी ग्रुप आ गया। और ए ग्रुप में जो 5 लोग है उनका यहाँ पे शीट बन गया, बी ग्रुप वालों का यहाँ बन गया, सी का यहाँ बन गया, डी का यहाँ बन गया। इस तरीके से सबका काम इजी हो जाता है। टीचर्स का काम ऐसे इजी हो गया कि उन्हें एक एक बच्चे का जो पेपर ग्रुप चेक नहीं करना पड़ा, क्योंकि ग्रुप प्रोजेक्ट में आप ये नहीं पता लगा सकते कि किस बच्चे ने कितना काम किया होगा। राइट, ओवरऑल आप बता सकते हो कि ए टीम ने अच्छा किया या बी ने किया, लेकिन ए टीम के अंदर किसने अच्छा किया वो पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस चीज को इसने इजी कर दिया है। ठीक है, उसके बाद एडवांटेज क्या है इसके, एक तो शीघ्र और सटीक आंकलन हो जाता है, जल्दी हो जाता है असेसमेंट, इससे इमीडिएटली फीडबैक मिल जाता है हैंड टू हैंड, और लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरेज हो जाता है, क्योंकि पेपर्स जो है पड़े पड़े खराब हो जाएंगे, उनकी इंक खराब हो जाएगी, पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। कई बार जो हो सकता है कि चूहे ने काट दिया, कुछ हो गया, पेपर कहीं मिसप्लेस हो गया, सो चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो ऑनलाइन चीजें हैं उसका एक स्टोरेज है, आपकी मेल में है, आप किसी पेन ड्राइव में स्टोर कर लो, आप अपने फोन में, लैपटॉप में स्टोर करके रख सकते हो। उसके बाद क्या है, सहपाठी एवं समूह मूल्यांकन। अच्छा, एक चीज और इसमें ना, जो ग्रुप वाला मैंने बताया, इसमें एक दूसरे का भी पता लग जाता है कि अगर ये काम मैंने किया, ये मेरे सहपाठी ने किया, तो कितना परसेंट उसको मिला, कितना परसेंट मुझे मिला। तो ये एक दूसरे का जो इवैल्यूएशन करने के लिए, असेस करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल टीचर ने कुछ नहीं किया, लेकिन हमें एक टीम को ग्रुप काम मिला है और हम 5 लोग हैं, हमें अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करनी है। उसमें हमने डाल दिया कि ये हम 5 लोग हैं, ये वर्क है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, जो जो काम हम करेंगे एंट्री हम करते जाएंगे, और उसमें जो है ये इस डोमेन का आपको करना है, पंचुअलिटी काउंट करनी है, परसेंटेज ऑफ वर्क काउंट करना है, और जो लेवल है वर्क का जो हम कर रहे हैं उसको इजी टू मॉडरेट पे काउंट भी करना है, कि किसने मॉडरेट लेवल के वर्क किए, किसने इजी सी वर्क किया। तो वो एक आपकी टीम का भी फीडबैक दे देगा कि आपकी टीम में किसने कितना काम किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है सहपाठी और समूह मूल्यांकन भी कर देता है ग्रुप का, पीयर ग्रुप्स का, सबका जो है इवैल्यूएशन असेसमेंट जो है इजीली हो जाता है, शिक्षक का कार्यभार कम हो जाता है। तो आईसीटी ने क्या फास्ट कर दी है, चीजें इजी बना दी है, एक रूट मैप हमें दे देता है, ये कह सकते हैं हम। उसके बाद है डिसएडवांटेज क्या है, इसकी सीमाएं क्या है। एक तो तकनीकी विफलताएं हैं कि नेटवर्क नहीं है, कोई टेक्निकल इशू आ गया जिसकी वजह से जो है सारी चीजें क्लैश हो सकती है, डैमेज हो सकती है। अगर आपकी पेन ड्राइव में डेटा था, पेन ड्राइव डिस्टर्ब हो गई है तो पूरा डेटा डैमेज हो जाएगा। आपकी मेल में था, मेल आपकी एकदम से वर्क करना बंद कर गई तो सारी चीजें जहां थी वहीं रह गई, आप उसको एक्सेस नहीं कर पा सकते, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। सुरक्षा संबंधी समस्याएं कि सेफ नहीं है डाटा, क्योंकि एआई जो इतना एडवांस हो चुका है कि आपका डाटा कभी भी कहीं से भी लीक हो सकता है। तो जितना ऑफलाइन वाला डाटा सेफ है उतना ऑनलाइन डाटा जो है सेफ नहीं है। ठीक है, उसके बाद है डिजिटल असमानता है, डिजिटल डिवाइड आ गया, कि जो डिजिटलनेस है ना, कि डिजिटल लिटरेसी की हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स में तो है बट रियल लाइफ में नहीं है। आज भी बहुत सारे एजुकेटर्स, टीचर्स ऐसे हैं जिनको लैपटॉप यूज करना नहीं आता है। लैपटॉप में भी अगर यूट्यूब या गूगल प्ले स्टोर से ज्यादा उनको चलाना पड़े तो बहुत सारी एआई साइट्स जो है, कौन सी साइट है, कैसे यूज करनी है, उसकी एक्सपर्ट जो ट्रेनिंग होती है वो उनको नहीं है आज भी।
लो आईसीटी स्किल है, वही आईसीटी का आ गया कि एक तो डिजिटल डिवाइसेस, अच्छा डिवाइसेस भी तो नहीं अवेलेबल है ना सबके पास, लैपटॉप कहाँ है, फोन कहाँ है, फोन ये कह सकते हैं, चलो है लेकिन फोन का इतना एक्सेस नहीं होता। विद्यार्थियों के लिए अपर्याप्त आईसीटी कौशल, बच्चों के लिए भी जो है आईसीटी कौशल स्किल्स है वो लैक कर रही है, कहीं ना कहीं कम है। आज भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उनमें जो आईसीटी का एजुकेशन है, कंप्यूटर एजुकेशन है, वो कहीं ना कहीं बहुत वीक है। और ये कह सकते हैं कि अच्छे बड़े शहरों में फिर भी मिल पा रहा है, लेकिन दूर दूर के जो गांव है वहां आज भी उनकी पहुंच असीमित है। ठीक है, कनेक्टिविटी इशू है, इंटरनेट कनेक्शन के प्रॉब्लम्स आती है, इंटरनेट हर जगह पे नहीं है। जो रोबोट एरियाज है वहां पे आज भी नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क है ही नहीं, वो कॉल पे बात नहीं कर पाते हैं तो नेट वहां पे ऑनलाइन जो इंटरनेट है वो कहाँ से चलेगा। तो वो काफी सारी प्रॉब्लम्स है कि सारी चीजें जो एक तो लैपटॉप और कंप्यूटर से जुड़ी हुई है वो अवेलेबल होनी चाहिए, फिर टीचर्स भी ट्रेंड होने चाहिए, बच्चों को भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, फिर नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। तो ये सारी काफी चीजें हैं। दूसरा, मान लो एक तो बच्चों का पेपर जैसे सीबीटी होता है ना, हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मान लो कि किसी एक लैपटॉप की कोई ऐसी क्योंकि सबका पेपर एक जगह से कनेक्ट हो रखा होता है, वो ऑटोमेटिकली टाइम चल रहा होता है, टाइम पूरा होते ही बंद हो जाए सकते। तो जो मैनुअल चीजें हैं, जो ऑफलाइन चीजें है, पेपर है, वो इजी टू डिस्ट्रीब्यूट है कि उसमें कोई ऐसी विफलता नहीं आएगी कि हैंड टू हैंड ऑन द स्पॉट जो है पेपर को कैंसिल करना पड़े या लेट हो जाए। तो वो चीजें हैं, कुछ जो एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है इसके। ठीक है, चलिए थोड़े से क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं इसके। सभी जो है अपना इनबॉक्स जो है ऑन करेंगे और अपना ऑप्शन देंगे राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है, आईसीटी मूल्यांकन में मुख्य रूप से किसमें मदद करता है, आईसीटी किसमें हेल्प करता है बताइए। बहुत बढ़िया, सबने आंसर दिया है, डी ऑप्शन। थोड़े से इजी क्वेश्चन है तो हम फास्ट फास्ट चल लेंगे, जहाँ पे थोड़ा लगेगा कि ये टफ है तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण ऑनलाइन क्विज के लिए सामान्यतः उपयोग होता है। मोस्ट ऑफ आंसर जो है सही, तो वो होता है ना गूगल डॉक्स की तरह, जैसे मोबाइल में गूगल डॉक्स होता है ना, वैसे लैपटॉप में एमएस वर्ड होता है, सेम कॉपी है दोनों की। कि फोन में तो डॉक्स होता है DOC, ठीक है, सॉरी DOCS होता है, ब्लू कलर का एक आइकन होता है इस तरह से, और व्हाइट कलर के से लाइन बनी होती है जिसमें कि आप नोट्स बना सकते हो, ऐसे टाइप, कितना भी लंबा ऐसे टाइप, या उसमें जो है एमएस वर्ड की तरह डॉट्स डाल दिए, सब कुछ जैसे पीडीएफ होती है एक तरह की, वो सारी बना सकते हो आप। लैपटॉप में एमएस वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और फोन में डॉक्स होता है। ठीक है, वो होता है, तो उसमें आप क्विज नहीं कर सकते, आप एमसीक्यूज जो लिख सकते हो एज एन नोटबुक या एज ए बुक जो होता है। प्लीज माइक म्यूट कीजिए, ये कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आईसीटी आधारित मूल्यांकन से क्या मिलता है, आईसीटी बेस्ड असेसमेंट क्या देता है। तुरंत प्रतिक्रिया, देर से प्रतिक्रिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं, केवल मैनुअल प्रतिक्रिया। चलिए फास्ट आंसर करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आए हैं सबके, वेरी गुड। ए जो ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा कि आईसीटी आधारित जो इवैल्यूएशन असेसमेंट होता है वो इमीडिएटली जो है फीडबैक दे देता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर आधारित परीक्षण का एक लाभ है, वो लाभ क्या है। धीमी प्रक्रिया, स्वचालित मूल्यांकन, कागज की आवश्यकता, केवल मैनुअल जांच। बहुत बढ़िया, सबने आंसर सही दिए, बी ऑटोमेटेड स्कोरिंग। जो कंप्यूटर बेस्ड, देखो कंप्यूटर बेस्ड का मतलब क्या है, पूरा काम कंप्यूटर में हो रहा है, पेपर भी वही हो रहा है, रिजल्ट भी वही दे देगा कि कितने सही हुए। जैसे कि
अभी हम एमसीक्यूज की टेस्ट लगाते हैं ना, कई बार मॉक टेस्ट लगाते हैं, हमने टिक कर दी, एंड में देखा प्रोसेस टू रिजल्ट, क्लिक करते ही पूरे का इवैल्यूएशन के मार्क्स आ जाते हैं कि आपके 50 क्वेश्चन में से जो है 20 थे या 30 सही थे, जितने भी थे, तो इमीडिएटली रिजल्ट आ जाता है आपका, ऑटोमेटिक स्कोरिंग कर देता है वो अपने आप, ठीक है। उसके बाद है एलएमएस का पूरा नेम क्या है बताइए। सही है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, कि लर्निंग को मैनेज करने वाला सिस्टम जिसमें कि काफी सारे टूल्स एंड साइट्स एप्स आ जाते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आईसीटी टूल्स हेल्प टीचर्स, टीचर की कैसे हेल्प करता है? प्रगति का पता लगाना, डिजिटल टेस्ट तैयार करना, परिणामों का विश्लेषण या उपरोक्त सभी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका आंसर करेक्ट है, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर रहेगा इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हो गया क्वेश्चन नंबर 6, 7 पे आ जाइए। ऑनलाइन जो असेसमेंट है वो किस लिए उपयोगी है बताइए? क्योंकि लचीला है, समय लेने वाला है, कम इंटरेक्टिव है, या हमेशा महंगा होता है इसलिए? यूजफुल क्यों है, उपयोगी क्यों है? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर सबने दिया है, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद है निम्न में से कौन सा आईसीटी मूल्यांकन या आईसीटी आंकलन उपकरण नहीं है? तो ए तो नहीं होगा। कहूट मैंने टूल पढ़ाई दिया था कि ऐप है कहूट की, तो लिखित और में ये तो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है, उपकरण नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद जब ब्लैक बोर्ड और चौक बोर्ड की बात आ गई, ब्लैक बोर्ड जब हमने पढ़ा था मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि ये वो ब्लैक बोर्ड नहीं है जो आप क्लास में हो देखते हो, वो वाला ब्लैक बोर्ड नहीं है ये ब्लैक बोर्ड आईसीटी का टूल है। तो ऑप्शन जो डी बच गया वो चौक बोर्ड हो गया, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जिन्होंने सी दिया है उनका रॉन्ग है, एक बार चेक कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है वो आईसीटी टूल नहीं है, नॉट पूछा था हमसे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 जो मिस है, एक्चुअली क्वेश्चन मिसिंग नहीं होगा, नंबर में भी गलत हो गया होगा। चलिए आईसीटी का उपयोग किए किसे बढ़ावा देता है? सर माइक म्यूट करके पढ़िए आप प्लीज। बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहे हैं सबके, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा है कि मुझे क्वेश्चन पढ़ने का टाइम आपको देना चाहिए, ताकि आपकी भी स्पीड बढ़े क्वेश्चन पढ़ के आंसर देने की, इंस्टेड ऑफ कि मैं क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करूं, ताकि आप खुद से भी क्वेश्चन को समझें, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन जो आप खुद पढ़ेंगे, वो मैं आपको टाइम दूंगी 1-2 मिनट का, आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लिखेंगे सभी कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सबका आंसर आ चुका है ऑलमोस्ट। दिनेश सिंह जी एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, बाकी सबका आंसर बढ़िया आया है। चलिए ए जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा कि आईसीटी आधारित मूल्यांकन किसे कम करता है। आईसीटी में देखियो, एक तो मानवीय त्रुटि कम हो गई क्योंकि मानव का काम नहीं है, लैपटॉप अपने आप कर रहा है। डिजिटल क्वेश्चन को तो कम नहीं कर सकता, वो तो बढ़ाता है, कनेक्टिविटी भी बढ़ती है, एक्यूरेसी भी बढ़ती है, ठीक है। एक तो आप कैलकुलेटर से एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, हिसाब किताब कर रहे हो, और एक आप जो है हाथ से खुद से कर रहे हो, तो खुद वाले में गलती होने का चांस है लेकिन कैलकुलेटर में नहीं है, तो वो चीज यहाँ पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर फास्ट आप लिखेंगे। क्वेश्चन एक बार मुझे लग रहा है मैं पढ़ देती हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूंगी। डिजिटल मूल्यांकन के लिए कौन सा उपकरण सामान्यतः उपयोग किया जाता है? इतना टफ नहीं है जितना सोच रहे हैं, नाम देख के मत घबराइए। अपराजिता जी क्वेश्चन फिर से रीड करिए, रूप मौर्य फिर से रीड करिए।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है। कोई भी डिजिटल जो असेसमेंट का टूल यूज करेंगे तो हमें कॉमनली स्मार्टफोन तो चाहिए ही चाहिए। टेप रिकॉर्डिंग, टाइपराइटर, कैलकुलेटर तीनों ही नहीं होंगे, तो हमें चाहिए होगा स्मार्टफोन। ए ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। चलिए, अगर प्रॉक्टरिंग किसी को पता है तो आंसर दीजिए, अदरवाइज मैं प्रॉक्टरिंग एक बार आपको बता देती हूँ कि क्या होता है। एक बार आंसर दीजिए, अगर किसी को पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख दीजिए। ए बी सी, ए सी डी, ए सी डी, बी, ए सी। ओके, इक्वली आंसर आ रहे हैं। चलिए, रुक जाइए, हो गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। कुछ कुछ है जिनको पता है शायद, या गेस लग रहा है, आई डोंट नो। देखिए, प्रॉक्टरिंग क्या होती है, एक तो ऑनलाइन होती है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। प्रॉक्टरिंग होता है जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं, मान लो ऑफलाइन पेपर है आपके क्लासरूम में। जो कमेंट में लिख रहे हैं प्लीज रुक जाइए, कंफ्यूज मत होइए, रुक जाइए। कमेंट में कुछ भी मत लिखिए, अभी सुन लीजिए ध्यान से। प्रॉक्टरिंग क्या होती है, जब हम एग्जाम देते हैं तो हमारी क्लास में ना एक इन्विजिलेटर आता है। इन्विजिलेटर क्या होता है, ऑफलाइन में होता है, ठीक है, जो हमारे क्लासरूम में हम पे निगरानी रखता है कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा। सेम इसी तरह जो कोई ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, तो उसमें भी प्रॉक्टरिंग होती है, और ये ना एप्स के थ्रू होती है। एप्स के थ्रू का मतलब क्या है, एक तो इसमें पर्सन भी बैठा होता है, कैमरे के सामने आपको देखेगा कि आप कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हो। दूसरा, वो जो साइट या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उस सॉफ्टवेयर में ना सेंसस लगे होते हैं। सेंसस का मतलब है कि वो सेंस कर लेता है अगर आप थोड़े से भी इधर उधर हिलते हो, कोई भी आपकी जो हलचल होते हैं उसको इस तरह से सेंस कर लेता है कि मान लो कि एक तो आपकी आईज, अगर आप यहाँ लिख रहे हो और आपकी आईज इधर भी गई ना, थोड़ा सा भी इधर या इधर हुई, तो वो सॉफ्टवेयर एक्सेस कर लेगा उसको, और मुझे यहाँ बता देगा कि आप जो है इधर उधर कहीं देख रहे हो, ठीक है। तो प्रॉक्टरिंग में एक तो आपके रूम की चेकिंग होती है, एग्जाम जो होता है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि आपके रूम में आपके आसपास कोई होना नहीं चाहिए। विदाउट जो विंडो वाला रूम है उसमें आप बैठोगे, और रूम जो है आपका लॉक होना चाहिए अंदर से। वो रूम जो लॉक्ड होगा वो दिखेगा, लैपटॉप में कैमरे में दिखना चाहिए। कैमरे के पीछे जो है जैसे उधर गेट है तो गेट भी आपको दिखना चाहिए और मैं भी दिखूं, इस तरीके से कुछ रूल्स होते हैं। तो प्रॉक्टरिंग वैसा ही है जैसे ऑफलाइन पेपर में हमारी क्लास में इन्विजिलेटर होता है जो हम पे निगरानी रखता है, वैसे ही ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है, प्रॉक्टरिंग होता है, एक प्रॉक्टर होता है जो कैमरे के थ्रू हम पे नजर रखता है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, चित्र संपादन, संगीत सिखाने के लिए, फाइलों को रखने के लिए, परीक्षा के दौरान निगरानी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, परीक्षा के दौरान निगरानी, लेकिन ऑनलाइन वाले परीक्षाओं में, ऑफलाइन वालों में नहीं, ठीक है। चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने के लिए कौन सा फॉर्मेट सामान्य है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आंसर पढ़िएगा फिर दीजिएगा आंसर अपना। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। आर के भारती जी, आप एक बार फिर से पढ़िए आंसर को, क्वेश्चन को भी पढ़िए। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे लगता है कि एक दो का जब गलत आता है तो शायद टाइपिंग गलत हो जाती है जल्दी में, बाकी सबका सही है, बहुत अच्छे। जब हम असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो उसका फॉर्म जो रहता है पीडीएफ रहता है, बाकी जो कोई फॉर्म है वो इतनी यूजुअल नहीं है, रैंडम कुछ दिया है। तो पीडीएफ जो है मेन फाइल होती है जिसमें हम अपना असाइनमेंट सबमिट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, आईसीटी का जो असेसमेंट कैसे बनाता है। ओके, वो कैसा बनाता है, सॉरी, आईसीटी जो है असेसमेंट को कैसा बना देता है, कुशल, भ्रमित करने वाला, अस्टिक या धीमा। वेरी गुड, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है इसका जो आंसर है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा सॉफ्टवेयर छात्र प्रदर्शन के चार्ट विश्लेषण में मदद करता है। चलिए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप खुद समझेंगे क्वेश्चंस को। अगर आंसर किसी के रॉन्ग आए तो फिर मैं बताऊंगी। बहुत बढ़िया,
ए ऑप्शन करेक्ट होगा, MS एक्सेल। देखिए स्टूडेंट परफॉर्मेंस चार्ट क्या होता है कि कोई स्टूडेंट है, मान लो यहाँ पे स्टूडेंट के नेम लिख दिया, वो किस सब्जेक्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट नेम है, यहाँ उसकी परफॉर्मेंस होगी। तो ये एनालिसिस कर दिया कि यहाँ से फिर हम ये भी पूछ सकते हैं, आपने यहाँ पे लिख दिया कि ओवरऑल जो है सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, सबसे कम किसके हैं, एवरेज पे कौन है। आप एक्सेल में कोई भी जो है एंटर की लगा के देख सकते हो, जिसको भी देखना चाहो, कितने मार्क्स वाले कौन कौन है, वो सब तरह के जो उसमें फिल्टर आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, ई पोर्टफोलियो किसके लिए यूज होता है बताइए। बहुत बढ़िया। छात्रों के कार्यों को डिजिटल रूप में संग्रहित करना, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबका आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, ऑनलाइन रूब्रिक का मुख्य लाभ क्या है। चलिए, रूब्रिक हमने पढ़ा हुआ था, ऑनलाइन रूब्रिक का मुख्य लाभ क्या है बताइए। वेरी गुड। देखो रूब्रिक क्या करता है, एक समान ग्रेडिंग देता है। वो कैसे देता है, क्योंकि रूब्रिक हमने पढ़ा था कि जो चीजें हैं वो एक इंटरवल में बताता है कि 1 से 5 वाले, 6 से 10 वाले और 11 से 15 वाले, तो समान समान इक्वली बता देता है वो सबको, एवरेज है या बिलो एवरेज, अबव एवरेज, इस टाइप से। ठीक, चलिए। और कंसिस्टेंट ग्रेडिंग का, सॉरी, एक समान मतलब नहीं होता। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि रेगुलरिटी में, एक तरह से, ठीक है, कि जैसे ही जरूरत पड़ी या जैसे ही टेस्ट हुआ उसका हैंड टू हैंड रिजल्ट देने वाला, और वो देता रहता है, बताता रहता है आपको साथ के साथ, ठीक है। उसके बाद है, ICT शिक्षकों को किस माध्यम से प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है। चलिए आंसर कीजिए अपना। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है सबका, डी हो जाएगा कि जो फीडबैक है वो टीचर ईमेल, ऑडियो नोट्स और वीडियो कमेंट तीनों की ही द्वारा दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 20, ICT आधारित जो मूल्यांकन है, असेसमेंट है, सॉरी ये ना थोड़ा सा सही पढ़ना, असेसमेंट की एक सीमा क्या है। इंटरनेट की आवश्यकता, तेज परिणाम देता है, समय बचाता है, कागज का उपयोग कम करता है। सीमा पूछिए, सीमा यानी जो इसके लिमिटेशन है। इसमें इतना कंफ्यूज क्यों हो। देखो सीमा का मतलब पूछो, सीमा क्या होता है, सीमा का मतलब समझो पहले। लिमिटेशन, सीमा, सीमा यानी कि एक बाउंड्री है, यहाँ तक तो अच्छा है लेकिन इसके पार नहीं जा सकता, ठीक है, यानी कि एक बैड जो डिसएडवांटेज है वो फाइंड करना है। तो इंटरनेट की आवश्यकता है, ये तो बात सही है कि इसमें ना इंटरनेट की आवश्यकता होती है, बिना इंटरनेट नहीं चलेगा, तो ये एक इसकी कमजोरी है। सीमा का मतलब एक कमजोरी समझ लो कि इस लिमिट से बाहर ये नहीं जा सकता। तेज परिणाम देता है, ये तो अच्छी बात है। समय भी बचाता है, ये भी अच्छी बात है। कागज का उपयोग कम करता है, ये भी अच्छी बात है। तो इंटरनेट की आवश्यकता है, ये थोड़ी सी जो है नेगेटिव हो जाता है कि अगर इंटरनेट नहीं है तो इसको यूज नहीं कर सकते, तो वही इसकी सीमा होगा। सबने जो है मिक्स आंसर दिए, ABCD सब आंसर आ गए हैं इस क्वेश्चन के। तो ध्यान से चीजों को समझिए कि लिमिटेशन और सीमा का मतलब क्या होता है कि एक जो हद है हमारी, उस हद से पार जो है वो चीजें नहीं जा सकती। एक बाउंड्री है कि इस बाउंड्री के अंदर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज है कहीं ना कहीं जो इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। तो इसका ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा।
चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आईसीटी में अडेप्टिव असेसमेंट को सबसे अच्छी तरह कौन दर्शाता है? आंसर आपके सामने है, इसमें से ऑप्शन चूज करिए अपना। फास्ट फास्ट थोड़ा सा, वेरी गुड। डॉक्टर किरण पांडे क्वेश्चन पढ़िए फिर से। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है करेक्ट आ रहे हैं। आंसर बी ऑप्शन जो इसका करेक्ट होगा कि प्रदर्शन परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है प्रश्न बदलते हैं इसमें, ठीक है, वो अडेप्टेड होगा कि बच्चे के अनुसार, क्योंकि देखो मुझे किस बच्चे का असेसमेंट करना है मैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दूंगी ना। ऐसे तो नहीं है कि मैंने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि मैं सबका इसी के बेस पे असेसमेंट करूंगी, ऐसा नहीं होता। जिस बच्चे का करना है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। आईसीटी आधारित विश्लेषण में कौन सा सूचक सीखने की कमियों की पहचान करता है? मुझे इस क्वेश्चन में गलतियों की गुंजाइश ज्यादा लग रही है, चलो एक बार देख लेते हैं फिर भी। ए और सी में जो टक्कर हो रही है थोड़ी सी, कि इक्वली आंसर आ रहे हैं, कुछ कुछ सी आ रहे हैं, कुछ कुछ ए भी आ रहे हैं। चलिए तो बी को हम हटा देते हैं और डी को भी हटा देते हैं, अभी भी इक्वली चल रहा है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को एक बार। आईसीटी में क्या है, ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सूचक है जो सीखने की कमी की पहचान करता है। देखो सीखने की कमी तो वहां होगी ना जहाँ पे बार बार गलतियां हो रही होंगी, है ना। तो सहभागिता दर तो है, वो सोशल चीजें है ना, इसको एंगेजमेंट, कि किसी चीज में कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो चीज हो गई। सीखने में कमी तो त्रुटि जो होगी, गलतियां जो कर रहा है बार बार, कि एक बच्चे को कैट बैट रैट लिखना सिखा दिया, आता है उसे लिखना, लेकिन फिर भी जो है बार बार गलतियां कर देता है, तो उससे पता लगेगा ना कि सीखने में कमी है। स्पेलिंग मिस्टेक कर देता है, आगे पीछे लिख देता है। बच्चा अगर एंगेज्ड नहीं भी है तो लर्निंग की जो चीजें हैं जो लर्न की वो तो सही करेगा, लेकिन फर्स्ट जो होगा जब हम देखेंगे मिस्टेक्स, तो वो किस चीज पे देखेंगे। कोई बच्चा हो सकता है शाय फील करता हो, ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता हो, बोलता नहीं हो, इंटरेक्टिव नहीं हो, लेकिन स्टडी में हो सकता अच्छा हो, ठीक है। लेकिन जब सीखने की कमी की पहचान करता है ना, कि इसके लर्निंग में ही गैप है, ये सीखता धीरे है या कम सीखता है, तो वो उसकी गलतियों से पता लगता है, उसके एरर से पता लगता है, ठीक है। जो एंगेज्ड नहीं होगा वो बच्चा, वो जरूरी नहीं है कि उसका हम चेकअप करवाते हैं, स्क्रीनिंग कराते हैं, असेसमेंट कराते हैं। हम असेसमेंट उस बच्चे का करवाते हैं जिसकी कुछ जो लर्निंग गैप होना लगता है, या उसे कोई देखने में परेशानी होती है, या उसे जो कहा हुआ है वो सुनता नहीं है, ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सीखने की बात की तो सीखने में कमी तो हम वहां पे उस पर्सन को हाईलाइट करेंगे जिसको चीजें याद ही नहीं हो रही है, स्पेलिंग याद नहीं हो रही है, रीडिंग करता है तो गलती कर देता है, लिखते टाइम गलती कर देता है। तो जो एरर पैटर्न है, त्रुटि पैटर्न, उसको ऑब्जर्व करेंगे कि गलतियों का पैटर्न क्या है, सेम गलती कर रहा है या कैसी गलती कर रहा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो करेक्ट होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा आईसीटी उपकरण प्रदर्शन डैशबोर्ड के लिए सर्वोत्तम है? चलिए बताइए, प्रदर्शन डैशबोर्ड। फास्ट आंसर कीजिए। देखो इसने ना दो चीज पूछी है, एक तो पूछा है परफॉर्मेंस डैशबोर्ड और ऊपर से बेस्ट भी पूछ लिया, ठीक है। परफॉर्मेंस डैशबोर्ड क्या होता है? गूगल डॉक्स तो मैंने आपको बताया कि फोन की ऐप होती है जिसमें आप ऐसे टाइप लिख सकते हो। अब एक चीज बता दो, चलो यहाँ से एग्जाम्पल नहीं देती हूँ आपको, एक और एग्जाम्पल देती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, मैं पीपीटी बना रही हूँ, मैं कुछ चीजें हैं जो कंसाइज एक पॉइंट्स में लिख के ला रही हूँ। यहाँ पे हेडिंग लिखी मैंने, चलो यही पेपर है, यहाँ पे हेडिंग लिखी, यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में कुछ नोट्स लिखे, ठीक है। दूसरी साइड एक पेपर है,
जिसमें यहाँ हेडिंग लिखी है लेकिन यहाँ पे पूरी थ्योरी लिखी हुई है। आपको कौन सा ज्यादा अच्छे से समझ आएगा? आपको कौन सा ज्यादा अच्छे समझ आएगा, ऐसे वाला या जो प्रेजेंटेशन वाला? चलिए इसको मैं दे देती हूँ ए या इसको दे देती हूँ बी। अब बताइए ए या बी, कौन सा ज्यादा अच्छे से समझ आएगा? कमेंट में लिखिए फास्ट, ए या बी। बी सही आएगा, वेरी गुड। बी आपको सही समझ आएगा, इजीली समझ आएगा। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, डैशबोर्ड जो क्लियरली प्रेजेंट हो, तो वहां से अब यहाँ पे आंसर दीजिए। गूगल डॉक्स में तो ऐसे टाइप वाला होता है ए में। टेलीग्राम एक अलग ऐप है जिसपे कि अगर किसी बच्चे की परफॉर्मेंस है तो पीडीएफ में या वैसे होगी हम फाइंड नहीं कर सकते। वीएलसी मीडिया प्लेयर तो चीज ही अलग हो गया। तो एमएस एक्सेल जो होता है वो होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट होगा। एमएस एक्सेल में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल शीट है, बच्चे का नेम, उसके सब्जेक्ट एरिया, उसके टोटल मार्क्स, कब डेट, सब कुछ आप उसमें कर सकते हो एक एंट्री के साथ, जो आप कोई भी चीज को हाईलाइट कर सकते हो। उसका उसको पूरी जो परफॉर्मेंस है ना ओवरऑल, आपने मान लो कि 1 साल का रिकॉर्ड लिखा है एक्सेल में हर बच्चे का, और आपको देखना है कि 30 बच्चों में से फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक पूरे साल में किस बच्चे ने ज्यादा प्रोग्रेस किया है और किस में ज्यादा चेंजेस आए। क्योंकि देखो मान लो आपके जो बच्चे हैं ना, मोस्ट ऑफ जो बच्चे यहाँ पे स्टैंड कर रहे थे, उसमें से जब आपने साल के बाद देखा कुछ बच्चे यहाँ पहुंच गए, कुछ यहाँ पहुंचे, कुछ ने इतना, कुछ ने कितना प्रोग्रेस किया, और कुछ हो सकता है नीचे भी चले गए, डाउन हो गए। और तो आपको ये देखना है कि किसने सबसे ज्यादा किया। तो अब आप मार्क्स देख के तो एक एक का परसेंटेज निकाल के कंपेयर नहीं करोगे, आप एक्सेल को कमांड दे दोगे, आपको एक्सेल खुद निकाल के दे देगा, ठीक है, कि किसने ज्यादा प्रोग्रेस किया है, किसने कम किया है, किसने एवरेज किया है। और किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भी आप देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। तो एमएस एक्सेल जो है वो है परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, बहुत अच्छा है कि बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से शो करता है आपको। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद है ऑनलाइन असेसमेंट में एआई प्रॉक्टरिंग मुख्य रूप से क्या पहचानता है? चलिए बताइए, ये इस आपका आंसर जो है इसका सही होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसको डिस्कस किया है। बहुत बढ़िया आंसर है सबका, बी, कि आपके चेहरे की हरकत या कोई संदिग्ध एक्टिविटी जो होती है, सस्पिशियस एक्टिविटी आपके आसपास होती है, तो उसको ये आइडेंटिफाई कर लेता है और उसमें शो कर देता है। मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है, फेस मूवमेंट हो रही है, तो उससे आपका एग्जाम कैंसल हो जाता है वहीं के वहीं। जो कुछ ये गेट जैसे एग्जाम होते हैं ना, गेट होता है या पीटीई होता है, इस तरह के कुछ ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, या और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो अदर अदर कंट्रीज के बैठे हुए लोग देते हैं। अब जो इंडिया में बैठा यूएस से कहीं ऑनलाइन स्टडी से कोई कोर्स कर रहा होगा, वो यहाँ से एग्जाम देगा, तो वहाँ इंडिया की तरह पेपर तो नहीं होगा, तो वहाँ प्रॉक्टरिंग सिस्टम ही अप्लाई होगा। हर एक बच्चे को स्कैन करके देखा जा रहा होगा, वहाँ पे प्रॉक्टर बैठा होगा, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। बस हमारे 30 क्वेश्चन है आज के लिए, 5 क्वेश्चन और है, फिनिश कर लेते हैं फास्ट, 10 बज गए हैं। निम्न में से कौन सा संयोजन आईसीटी समर्थित मूल्यांकन विधियों का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए, चलिए जल्दी आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन करेक्ट है, ऑनलाइन क्विज ए ऑप्शन को, ठीक है। चलिए अब थोड़े से जो है टफ से क्वेश्चन है, टफ इन द की थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, आपको जो इनको मैच करना और मैच करके आंसर बताना है। चलिए इसमें से अगर आपको कोई एक भी पता होगा तो आई होप कि आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे एलएमएस क्या है, ऑनलाइन रूब्रिक क्या है, कोई सॉफ्टवेयर कौन सा है या क्या है, प्रॉक्टरिंग टूल क्या है, मैचिंग करना है आपको। अगर किसी को नींद आ रही है और आपका जो माइक है वो अनम्यूट है, हमें खराटे सुनाई दे रहे हैं, प्लीज आप बंद कर लीजिए। अभी हम लोगों का सोने का टाइम नहीं हुआ है।
फंसाने वाला प्रश्न है जो, हाँ जी विपिन, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही, तो ऐड करना भी जरूरी था। इसमें कुछ लोग बी दे रहे हैं और कुछ लोग ए आंसर कर रहे हैं। ए और बी तो बिल्कुल अपोजिट है। क्या? देखिए एक चीज देख लीजिए, प्रॉक्टरिंग टूल क्या होता है, परीक्षा में धोखाधड़ी का पता लगाना। अच्छा पहला ही है, ठीक है, तो डी का 1 होगा। डी का 1 तो देखो कहाँ पे है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। आपको एक चीज तो पता ही होगी ना, इतनी सारी चीजें। एलएमएस क्या है देखो, स्वचालित स्कोरिंग प्रदान करना, दिगंत सामग्री प्रबंधन या मूल्यांकन मानदंड। तो जो एलएमएस है वही था ना, लर्निंग को लर्निंग को जो मैनेज करता है। देखो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है एक तरह से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेज लर्निंग मटेरियल, तो सेम ही चीज होगी ना कि लर्निंग का जो मटेरियल है उसको मैनेज करने वाला। तो यहाँ से देख लो कि जहाँ पे ए का 3 होगा, ए का 3 भी 1 में है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, और यहाँ पर भी आपको मैचिंग ही करनी है। यहाँ पे आपको 3 चीजें दी हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी में, और सॉरी मैचिंग नहीं है, आपको आंसर बताना है कौन सा सही है। मूल्यांकन के लिए आईसीटी के सही लाभ का समूह चुनें। इसमें जो है कुछ लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं और कुछ लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं, बी भी बता रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है। देखो ये पूछा है कि आईसीटी के सही लाभ बताने हैं कौन से हैं, ठीक है। तो पहले ग्रुप ए में देखते हैं, त्वरित प्रतिक्रिया होती है, स्वचालित स्कोरिंग, प्रश्नों का रेंडमाइजेशन है। तो ये बात तो सही है, तीनों चारों चीज, तीनों ही चीजें जो है सही है, ठीक है, ये तो है। ग्रुप ए तो हमारा आंसर रहेगा। अब ग्रुप बी देख लेते हैं। मैनुअल चेकिंग की जरूरत होती है, नहीं होती। स्लो रिजल्ट होता है, नहीं होता। कागज पर निर्भर, नहीं होता। तो ये पूछ रहे लाभ का सही ग्रुप कौन सा, तो ओनली ए हो गया ना हमारा आंसर। दोनों कैसे होंगे, इसमें तो लाभ दे रखे और इसमें हानि दे रखी है, अपोजिट चीजें दे रखी है। सॉरी हानि भी नहीं दे रखी है, नेगेटिव चीजें दे रखी है जो नहीं होती, अपोजिट दे रखा है, ठीक है। हानियां नहीं है ये, अपोजिट चीजें दे रखी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। आईसीटी डैशबोर्ड में छात्र प्रगति का मजबूत संकेतक है, स्टूडेंट की प्रोग्रेस का कौन सा है। टोटल नंबर ऑफ लॉगिन अटेम्प्ट, दक्षताओं में निपुणता स्तर, पृष्ठभूमि थीम चयन, उपयोग किया गया डिवाइस। किस बेस पे मतलब उसको जो है प्रोग्रेस का एक मेजरमेंट किया जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर है बी को, कि मास्टरी लेवल इन कॉम्पिटिशन, दक्षताओं में जो निपुणता का स्तर है उन चीजों के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद है कौन सी आईसीटी विधि उच्च स्तरीय चिंतन आंकलन का समर्थन करती है। एमसीक्यूज ओनली, या वर्चुअल स्टिमुलेशन, सिंपल मैचिंग टेस्ट, या फिल इन द ब्लैंक्स। उच्च स्तरीय चिंतन, वेरी गुड, बी ऑप्शन। मोस्ट ऑफ जो है बी आ रहा है, कुछ कुछ ए भी आ रहा है। देखो एमसीक्यूज में तो उच्च स्तरीय चिंतन नहीं होता, आपके सामने ऑप्शन है, इनको आपको एक तो आपको सोचना पड़े हर एरिया में। एक आपको 4 डॉट दे दिए कि आपको इनमें से चूज करना है, तो इसमें उच्च स्तरीय तो नहीं होता, इसमें तो नहीं होता ना। फिलिंग द ब्लैंक में वैसे भी आपको सेंटेंस कंप्लीट करना होता, तो एक आपको रिस्ट्रिक्टेड क्राइटेरिया मिल जाता है। मैचिंग टेस्ट में भी आपके सामने ऑप्शन होते हैं, तो ये तो नहीं होगा, बी होगा, वर्चुअल सिमुलेशन, कि आपके सामने जो चीजें है वो एक्चुअल में नहीं है और उस चीजों के बेसिस पे आपको उसका सिमुलेशन दिया जा रहा है, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उस चीज को ज्यूम करके कर रहे हो सारे। ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। आईसीटी उपकरणों को उनकी मूल्यांकन भूमिकाओं यानी असेसमेंट जो फंक्शन है उनसे मिलाना है। गूगल फॉर्म, टर्निशन, कहूट, डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। हमने टर्निटन जो है नहीं किया है, टर्निटन बता देती हूँ, चलिए मैं एक बार बाकी से करिए आप, 3 ऑप्शन है आपके पास, फिर भी आंसर निकालिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ए आंसर सबने दिया है। देखिए टर्नेशन जो है प्लेगरिज्म देखने के लिए होता है, साहित्यिक चोरी की पहचान के लिए। यानी जब आप कोई रिसर्च करते हैं, उस रिसर्च में या कोई बुक लिखते हैं आप,
तो उसमें आपने कहीं और से डाटा, किसी और बुक से, किसी और की रिसर्च से कोई डाटा जो है कॉपी नहीं किया हो, चोरी नहीं किया हो, उस चीज को चेक करने के लिए टर्नेशन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई बुक लिखी, अगर मैंने पब्लिश होने के लिए भेज रही हूँ मैं, तो वो जो है एक सर्टिफिकेट मांगेंगे प्लेगरिज्म का। प्लेगरिज्म करता है, वो बताता है कि आपने ये डाटा जो है इसमें लिखा हुआ कहीं से चोरी नहीं किया है। कुछ परसेंटेज आप यूज कर सकते हो, जैसे कि 10% हो सकता है, क्योंकि कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स एज इट इज यूज होते हैं, सेम यूज हो रहे होते हैं, उसकी वजह से 10% आ सकता है। लेकिन फुल सेंटेंस आपके मैचिंग नहीं होनी चाहिए, पूरा टॉपिक मैच नहीं होना चाहिए, आपकी खुद की वर्डिंग होनी चाहिए, खुद के जो है आंसर्स होने चाहिए, उसके बेसिस पे होता है। तो टर्मिनेशन वो चेक करने के लिए होता है। हालांकि इतना पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि प्लेगरिज्म को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारी एप्स और सॉफ्टवेयर हैं, तो स्पेसिफिक एक नहीं डाला जाएगा। ठीक है, बाकी जो है मेन है, जैसे गूगल फॉर्म पढ़ लिया, कहूट पढ़ लो, एमएस एक्सेल पढ़ लो, ये चीजें मेन होती है। क्योंकि उसके अलावा तो बहुत सारे एआई के सॉफ्टवेयर डेली रूटीन में आते ही रहते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गूगल फॉर्म जो है हमारा ऑनलाइन परीक्षण बनाने के लिए यूज होता है, एमसीक्यूज बनाने के लिए यूज होता है। और कहूट जो है हमारा सी सी जो है हमारा रियल टाइम स्टूडेंट एंगेजमेंट है, उसमें उसके लिए यूज होता है। और जो लास्ट डाटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, कि जो भी डाटा है उसको विजुअलाइजेशन में कर दिया, कि क्लियरली पता लग रहा है कि कितने परसेंट छात्र जो है कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, और कौन से जो है कितना किसने प्रोग्रेस किया है, किस जोन में है कोई। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज की हमारी क्लास होती है कंप्लीट।